गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, BIS की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th का आज न्यू चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूं मैं आप सभी के सामने, डेट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये आपको पता ही है कि 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या है दोस्तों, आप सबको पता है वर्क क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला, वर्क का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। फोर्स के बारे में आप सबको पता है, फोर्स का मतलब किसी को धक्का देना, पुल करना या पुश करना फोर्स कहलाता है। और किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करोगे तो उसकी डिस्टेंस में चेंज देखने को मिलेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्ट डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। अब अगर इसके डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा और एक्सपेंड किया जाए तो आप सबको पता है कॉस ऑफ थीटा आता है। डिफरेंट एंगल लेकर यहां पर आप डिफरेंट वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन क्या है, वर्क द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज द वर्क डन, एफ इज द फोर्स। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, किस डायरेक्शन में है तो आपका एंगल आ जाएगा। तो बेटा आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि जो वर्क होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे ही डॉट हटाते हैं कॉस थीटा आ जाता है। वर्क एज ए स्केलर, ये मैं आप लोगों को अभी बताया है मैंने, स्केलर क्वांटिटी जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर साइन थीटा आता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर कॉस थीटा आता है। यहां पर रिजोल्यूशन के बारे में बताया है कि देखिए अगर किसी एंगल पर वर्क चल रहा है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में अगर रिजोल्व करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा आता है, और उसी डायरेक्शन में करते हैं तो साइन थीटा आता है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखिए यहां पर अगर अपन को थीटा की वैल्यू लें तो हमारा जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, एफ डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। जैसे ही आपने 90 से लेस वैल्यू ली तो वर्क आपको ग्रेटर मिलेगा। जैसे एग्जैक्टली 90 लिए तो थीटा की जगह जैसे ही 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। एफ डी कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह आपको वर्क फाइंड करना है तो एफ डी कॉस ऑफ 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, cos 90 की वैल्यू 0। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया, एफ डी इंटू 0। तो वर्क आपको क्या मिल जाएगा, 0। इसी तरीके से ये रिलेशन भी ध्यान रखना है, जैसे 90 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वर्क आपका कम होता जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, एंगल अगर कम है वर्क ज्यादा मिलेगा, और आपका एंगल बढ़ेगा तो वर्क आपका कम होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखिए फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट x1 से x2 मूव कर रहा है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। वही सेम चीज, वर्क दैट विल इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एरिया अंडर द कर्व, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द पोजीशन। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, देखिए वहां पर तो कांस्टेंट फोर्स था, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थी, है ना, इसलिए आपने डायरेक्ट एफ रख दिया। लेकिन जब भी वेरिएबल फोर्स की बात होती है तो आपके कोऑर्डिनेट के साथ S1 से S2 के साथ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट विल गिव द वर्क। नाउ वर्क डन बाय अ नॉन कांस्टेंट फोर्स। नॉन कांस्टेंट फोर्स, आपने एक कांस्टेंट फोर्स इधर लगाया F1 और F2, F1 और F2 दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक की वैल्यू x1 डिस्टेंस तक की वैल्यू निकाल देंगे, जो आपको W1 मिलेगा। नेक्स्ट आपको W2 मिलेगा और दोनों का W कर देंगे, तो W आपका टोटल वर्क दैट विल इक्वल टू F1 x1 प्लस F2। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 से x1 के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x2 माइनस x1। तो आपको क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1। ये आपको नॉन कांस्टेंट फोर्स यानी डिफरेंट फोर्स के डिफरेंट फोर्स लगाने पर अगर आपका ऑब्जेक्ट 0 से x1 एंड देन x1 से x2 अगर मूव करता है तो आपका जो टोटल वर्क होगा वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का फोर्स से मल्टीप्लाई कर जो एडिशन होगा उससे मिलेगा। नाउ वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग एनी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ द नंबर ऑफ फोर्स
इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। अभी अभी अपने ग्राफ के अंदर देखा कि अलग अलग फोर्स अगर लग रहा है, जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है F1 जिसको मूव कर रहा है x1 डिस्टेंस तक मूव कर रहा है, और जैसे ही फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई तो वो उसको x1 से कहां पर लेके आ गया, x2 तक लेके आ गया। तो अलग अलग जो वर्क बन रहा है जिससे अलग अलग फोर्स लगकर आपका जो वर्क जनरेट हो रहा है उनका एडिशन होगा। तो इसके अंदर ये चीज बताया गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो फोर्स ही अगर जीरो है इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स जीरो, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो आपका वर्क कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर एनर्जी। एनर्जी को पढ़ने से पहले हम वर्क का एक यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। वर्क की जो यूनिट होती है बेटा वो जूल होती है, और जैसा कि आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो अनदर यूनिट एसआई के अंदर क्या हो जाएगी, न्यूटन इनटू मीटर। वर्क का डायमेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वर्क डेट विल इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की हम सबको पता है होती है क्या होती है, m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है L1। तो वर्क की जो डायमेंशन होगी क्या होगी, m1 L2 T-2। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, वर्क की डायमेंशन हो जाएगी। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल भी होती है और न्यूटन इनटू मीटर भी होती है। बढ़े आगे, चलिए एनर्जी के बारे में स्टार्ट करते हैं। एनर्जी और इसकी यूनिट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी एक तरह का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, जूल। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों की जो यूनिट होती है, दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। समझ में आ रही बात आपको। अगर आपको एनर्जी निकालने को कहता है तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले वर्क निकालना है। वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क निकालने के बाद इसको किसके बराबर कर देंगे, एनर्जी के बारे में बराबर कर देंगे। तो एनर्जी ऑफ डूइंग, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क जितना है उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। तो वर्क की जो यूनिट है वही आपकी किसकी यूनिट हो जाएगी, आपके एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। तो वर्क की यूनिट आपको जूल बताई, तो एनर्जी की भी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। सीजीएस क्वांटिटी के अंदर क्या होती है, अर्ग होती है। डायमेंशन का फॉर्मूला सेम जो वर्क का फॉर्मूला आप लोगों के होता है, अभी अभी निकालना मैंने बताया आपको, m1 L2 T-2। नाउ डिफरेंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि एनर्जी कितने कितने तरह की होती है। तो एनर्जी इस दुनिया में जो दिख रहा है ये सब एनर्जी का ही पार्ट है। जैसे कि लाइट, सबसे पहले देखने के लिए जो काम आ रही है वो भी लाइट एनर्जी है ना। उष्मा, हीट एनर्जी, वेव एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी जो हवा चलती है उससे भी एनर्जी है, टाइडल, काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर, सोलर जो सन से मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम वाइडली यूज करते हैं है ना, और थर्मल एनर्जी। तो बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म हैं। तो इन एनर्जी के फॉर्म को है ना, ये ध्यान रखिएगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इन एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। देखिए मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में सिंपल सा ये डिफरेंस है, दोनों ही एनर्जी के रूप हैं, दोनों को ही एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट एक जगह रुका हुआ है, स्टेशनरी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसको अगर मैंने कुछ वेलोसिटी दे दी और ये चलने लग गया तो इसमें क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक तीर कमान क्या कर रहा है, तीर को छोड़ रहा है। तो जब तक इसने तीर को नहीं छोड़ा है तो इसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही इसने यहाँ से स्ट्रिंग को छोड़कर किसी वेलोसिटी दे दी तो इसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी है, आप डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एक एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। एम इसका क्या है, मास है, वी इसकी वेलोसिटी है, 1/2 इसकी न्यूमेरिक डिजिट है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी फॉर्मूला अपन ने देखा कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखिए एक कार 60 मीटर पर सेकेंड इज 4 टाइम मोर डेंजरस एज देन अ कार एट 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें अगर आप एनर्जी निकालेंगे तो वेलोसिटी 30 का स्क्वायर, 3 3 9, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर किसकी आएगी, जिसकी
वेलोसिटी ज़्यादा है। इसी तरीके से हुरिकेन फोर्स विंड्स 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, और दूसरा वाला जो है वो 50 है। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरीके से एक गोली निकली गन से, है ना, एटलीस्ट 100 टाइम एज डिस्ट्रक्टिव एज थ्रोन बुलेट, है ना। अगर अपन हाथ से फेंक रहे हैं उससे ज़्यादा बुलेट से फेंकी गई जो गोली है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ है, किस पर डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट पर। और मूवमेंट कौन दे रहा है, वेलोसिटी पे दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर। देखिए क्या है, एक बेस बॉल जिसका मास आपको गिवन है, मास किस में गिवन है, किलोग्राम में गिवन है। किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, है ना, तो उसके हेल्प से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड हैज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, 1/2 mv²। मास आपको गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। पुट करके आपने सॉल्व किया, आपके पास अप्रोक्सीमेट कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई कि बेस बॉल जिसका मास आपको गिवन है और वो 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई। इसी तरीके से क्वार्टर जिसका मास आपको गिवन है ना, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम से आपने चेंज कर दिया, फ्लिप्ड अबाउट 4 फीट इनटू द एयर, हैज अ स्पीड ऑन रीचिंग योर हैंड ऑफ अबाउट 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी mv², m की जगह m की वैल्यू, v की जगह v। एक बात जरूर ध्यान रखना कि ग्राम है तो, है ना, अगर देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ग्राम, तो यहाँ पर ग्राम में वैल्यू नहीं रखनी है, आपको किलोग्राम में रखनी है, क्योंकि MKS के अंदर आपको पता है, देखिए सिस्टम मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि MKS में K मतलब क्या होता है, किलोग्राम, M मतलब होता है मीटर और S मतलब होता है सेकेंड। CGS की बात करें तो CGS के अंदर ये होता है ग्राम, ये होता है सेंटीमीटर और ये होता है अपने सेकेंड। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो एक ही क्वांटिटी, एक ही सिस्टम के अंदर सारी चीजें चलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, 1/2 mv²। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी लगती है अर्थ की, है ना। तो m का मतलब मास, g का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और h का हाइट। इसी तरीके से देखिए, कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में स्प्रिंग लगी हुई, तो स्प्रिंग से अगर इसको अनस्ट्रेच फॉर्म में है ना, तो अनस्ट्रेच फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो इसके अंदर कुछ मूवमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv² की जरिए हाफ kx²। k आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। आगे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। आपको ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग का कांस्टेंट k होता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, पहले से पड़ा है, तो यहाँ पर x1 से x2 हो रहा है, तो दोनों के बीच की डिफरेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। तो F बराबर k डेल x माइनस क्या लगता है, ऑपोजिशन, स्प्रिंग कांस्टेंट का ऑपोजिशन। ये आपका किसका रिलेशन बता रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बता रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन टू मूव द ब्लॉक। ब्लॉक को मूव करने में कितना लगा है, तो आपको पता है हाफ, आप लोगों को एरिया का फॉर्मूला पता है ना। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हाइट इंटू बेस, तो हाइट इंटू बेस, तो हाइट इसकी फोर्स हो गई, बेस इसका x हो गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके इसने फॉर्मूला लगा दिया, आपको आपका वर्क डन मिल गया। नाउ ये थ्योरम आपकी पूछी जाती है ना, ये कहलाती है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी की थ्योरम है, जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वाइडली पूछी जाती है एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए क्या है, आपको न्यूटन का जो रूल है वो पता होना चाहिए। आपको पता है क्या होता है कि v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये न्यूटन की इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन न्यूटन की ये है। अब देखिए, इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या किया कि u² को इस तरफ लेके आ गया, तो मेरे पास क्या बन गया, 2as हो गया। अब क्या किया, इस 2 को नीचे फेंक दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2 v² माइनस 1/2 u² डेट विल इक्वल टू as। पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई किया, क्या बन जाएगा,
1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू MAS। ये आपका क्या बन रहा है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर V आपकी कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये U आपका इनिशियल है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, M में आपका फोर्स होता है, S आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका हो गया वर्क, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। और यही क्या थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको प्रूव करने के लिए पूछी जाती है। आगे देखिए मास एनर्जी इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया है ना, तो ये कहलाता है आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है, जिसके अंदर जो एनर्जी है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 1 मार्क्स के रूप में हर बार हाफिली और ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सवाल है कि आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन बताइए। तो अपन क्या कर रहे हैं, E बराबर mc², ये याद रखना है। C क्या होता है, लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे देखिए पावर, थर्ड कैटेगरी है पावर। पावर क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स पावर। तो पावर क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। देखिए हमने स्टार्ट किया था वर्क से, वर्क और एनर्जी आपस में बराबर था, दोनों की यूनिट आपस में सेम थी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर की। तो पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो हम सबसे पहले इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप सबको पता है कि पावर जो है टाइम है, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। तो पहली यूनिट निकल कर आ रही है जूल पर सेकंड, पावर की पहली यूनिट निकल के आ रही है जूल पर सेकंड। आगे देखते हैं, देखिए वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। सेकंड यूनिट निकल के आ रही है न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो ये दो यूनिट आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए पावर एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन भी निकालना आप लोगों को सिखा देते हैं। देखिए अभी अभी फॉर्मूला लिखा, पावर दैट विल इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स की यूनिट आपको पता है m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट होता है L1, टाइम होता है T1। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, m1 L2 T-3। तो ये चीज आप लोगों को सामने है, ठीक है। अनदर यूनिट की बात करें तो क्या होती है, किलोवाट, और डायरेक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पावर की वाट। तो कौन कौन सी यूनिट होगी, जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड और वाट। किलो लगा देंगे तो किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट होंगे। हॉर्स पावर ये भी पूछा जाता है, 746 वाट। 1 HP किसके बराबर होता है, HP मतलब अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, 746। कुछ फैक्ट्स हैं ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। नाउ कॉलिजन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कोई दो बॉडी है जो U1 और U2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिनके मासेज M1 और M2 है। बिफोर कॉलिजन दूर दूर है और आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, V1 और V2 हो जाती है। तो ये कॉलिजन है। टाइप्स ऑफ कॉलिजन के बारे में देख रहे हैं, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन, दो तरीके के कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन क्या है, इन आइडियल केस व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ऐसे को क्या बोलते हैं, इलास्टिक, जिसको परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। इन इलास्टिक जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट कंजर्व, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। कॉलिजन बिटवीन टू और मोर पार्टिकल इज द इंटरेक्शन फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन विच they apply relatively strong forces on each other. In a collision, physical contact of two bodies is not necessary. There are two types of collision. तो collision दो तरीके के हैं, मैंने आपको बता दिया, इन इलास्टिक और इलास्टिक। इलास्टिक में ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता है, और इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इलास्टिक कॉलिजन 1 डायमेंशन के अंदर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास दो बॉडी थी M1 और M2, जिनकी वेलोसिटी U1 और U2 थी। बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन दोनों टकराए, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो गई
M1 और M2। तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mb। तो यहाँ पर देखिए कॉलिजन से पहले इनकी मास और वेलोसिटी, सेकंड वाले का मास और वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंटम। तो बिफोर एंड आफ्टर बराबर, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर बराबर। यहाँ पर हाफ हाफ आपस में कैंसिल हो गए कॉमन निकालकर दोनों तरफ से। तो हमारे पास m1 u1 स्क्वायर m2, तो आपने u1 तो इधर ऑलरेडी था, v1 की क्वांटिटी को इधर लिया है, तो यहाँ पर m1 कॉमन आ गया, इसी तरीके से m2 कॉमन आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन थर्ड आ गई। उसके बाद में देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, यहाँ पर भी ऐसे ही किया, v1 को इधर लिया है और m2 वाली क्वांटिटी को इधर लिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये चीज़ मिली और हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया हमारे पास इक्वेशन नंबर कट कटा के 5 मिल गए। तो इक्वेशन 5 में हमने क्या किया कि u2 बराबर u1 u2 एंड v1, इसको बारी बारी से इक्वेशन नंबर 4 के अंदर सब्स्टिट्यूट किया। तो हमें क्या मिला, v1 की वैल्यू मिल गई और v2 की वैल्यू मिल गई। तो ये क्या है कि v1 और v2 हमारे पास क्या चीज़ें हैं, v1 और v2 जैसे ही कॉलिजन हुई दो चीज़ों की, तो कॉलिजन के बाद में उनकी स्पीड में जो चेंज देखने को मिला है वो चीज़ें हैं। नाउ एक प्रॉब्लम लेते हैं हम, वर्क प्रॉब्लम। कोई इफ यू लिफ्ट 3 न्यूटन बुक, एक 3 न्यूटन बुक को लिफ्ट कर रहे हैं 2 मीटर तक, है ना, तो कितना वर्क देखने को मिलेगा। तो 3 न्यूटन आपका क्या है, फोर्स, और 2 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 3 इंटू 2 6 जूल आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। आगे देखिए, मैन ने क्या किया, एक कोच को 0.75 मीटर तक पुश किया, है ना, तो ये डिस्टेंस हो गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये कह रहा है कि इतना जूल वर्क काम किया, तो वो कह रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। तो आपको पता है कि वर्क इसके बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया हुआ है निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 0.75, वर्क कितना दिया हुआ है 113। तो 113 डिवाइडेड बाई 0.75 ये आपको फोर्स दे देगा। फोर्स कितना आ जाएगा 151 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, इट रिक्वायर इतना जूल, जूल किसकी यूनिट होती है, या तो एनर्जी की होती है, वर्क की होती है, टू मूव इतने न्यूटन। तो ये तो आपका फोर्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर जाएगा। तो आपका सेम फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क आपको दे रखा है 3480 इक्वल टू फोर्स दे रखा है 675 न्यूटन इंटू डी। तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3480 अपॉन 675। जैसे ही काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.61 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, एक द थर्ड फ्लोर ऑफ अ हाउस इज 8 मीटर अबव द स्ट्रीट लेवल। स्ट्रीट लेवल से 8 मीटर है, तो हाउ मच वर्क नीडेड टू मूव, इतने किलोग्राम रेफ्रिजरेटर को थर्ड फ्लोर पर लेके जाना है। तो हमारे पास क्या है, देखिए हम जानते हैं F बराबर क्या होता है mg। आप लोगों को पता है m की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 150 और g की वैल्यू आप सबको पता है 9.8 होती है। तो इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको F मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया 150 इंटू 9.8 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। तो 8 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 11760 जूल। तो ये कुछ वर्क पर बेस्ड प्रॉब्लम थी। तो आज हमने ये चैप्टर वर्क, एनर्जी और पावर को आज यहाँ पर कंप्लीट किया है क्लास 11 के अंदर, जिसमें वर्क के बारे में देखा, उसके बाद में हमने एनर्जी के बारे में देखा। हमने पाया कि वर्क और एनर्जी आपस में बराबर होती है, सेम यूनिट सेम डायमेंशन होती है। उसके बारे में बाद में पावर के बारे में बात करी, है ना। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। उसकी डायमेंशंस के बारे में देखा, फॉर्मूले के बारे में देखा, यूनिट के बारे में देखा और इलास्टिक कॉलिजन के बारे में देखा। तो इनको आप बार बार देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 11 के बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।